Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद रॉ का पहला एपिसोड था। और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है किसी पेपर व्यू के बाद शो देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन होती है आने वाले पेपर व्यू के लिए, क्या चीज़ें होंगी। और आज भी हमको शो पर कुछ ऐसे ही देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन ने तो भाई किसी एक फिल्मी मतलब क्या बोल सकता हूँ विलन की तरह कुछ ऐसा काम किया है, और रूम में जाके भाई उन्होंने तो बस कमाल ही कर दिया सारे लेजेंड्स के साथ। उसके बारे में बात करेंगे। ड्रू मैकिंटायर के लिए आज शो के ऊपर एक नया चैलेंजर था, बट स्टिल रैंडी ऑर्टन के साथ ऐसा क्लियर पता लग रहा है कि उनका जो बिजनेस है अभी वो अनफिनिश्ड है। रे मिस्टीरियो आज अपनी डॉटर को देखकर खुद ही बोल रहे होंगे मारी छोरी मारे ही छोरे से कम है के। और हमको बाकी काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली शो के ऊपर। जो भी कुछ हुआ सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। कैसा रहा एपिसोड था, अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें। और गाइस आपको क्या करना है, हर बार की तरह देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस जो हमको शो की स्टार्टिंग है वो सारी लेजेंड्स के साथ देखने को मिलती है। मतलब रिक फ्लेयर यहाँ पर आते हैं, शॉन माइकल्स आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, इसके अलावा बिग शो आते हैं। और जैसे ही आए शॉन माइकल सबको जो है मंडे नाइट रॉ पर वेलकम करते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, बताते हैं कैसे सारे एक एक बंदे से मैंने तुमसे कुछ सीखा है। शॉन माइकल्स को मेंटर बताते हैं, बिग शो के बारे में कहते हैं कि तुमको देख देख के जो मैं बड़ा हुआ, मतलब सबकी वो तारीफें कर रहे होते हैं। और ये भी कहते हैं कि कैसे रैंडी ऑर्टन ही वो एक रीजन है कि आज वो सारे इकट्ठे हुए हैं, और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं वो कि कैसे हमने रैंडी ऑर्टन को मारा है, बहुत मजा आ गया रैंडी ऑर्टन को मार के। लेकिन गाइस उसके बाद होता क्या है, हमको टाइटनट्रॉन स्किन के ऊपर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। और वो कहते हैं कि भाई अभी तो अपना जो मूवमेंट है ना उसको एंजॉय कर ले, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। और उन्होंने ये भी कहा, जो कि हमको बहुत बड़ा हिंट देता है कि आगे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा ड्रू मैकिंटायर अगर तुमको लगता है कि तुम हेल से गुजरे हो, यानी कि नर्क से गुजरे हो, हेल का मतलब यहाँ पर अलग ही है, मतलब अलग है इन द सेंस, आपको पता है हेल इन अ सेल वो कहते हैं। तो तुम्हें अभी पता नहीं है कि हेल क्या होती है। और वो उसके बाद जो है बिल्डिंग को लीव भी कर लेते हैं। और ये भी कहते हैं कि मेरे को अभी और टाइटल शॉट चाहिए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम फिर से भीख मांगोगे ना टाइटल शॉट की। रैंडी ऑर्टन कहते हैं मेरे को मांगने की क्या जरूरत है, मैं तो वाइपर हूँ, मैं तो इतनी बार का चैंपियन हूँ। तो ऐसे करके वो जो है बिल्डिंग को लीव कर जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी देखते हैं कि भाई चलो रैंडी ऑर्टन तो निकल गया। वो कहते हैं आज मैं किसी भी बंदे के सामने ओपन चैलेंज रखता हूँ, जो भी आके मेरे को चैलेंज करना चाहता है आज मेन इवेंट के लिए कर सकता है। तो इस तरीके से हमको रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जिसने हमको काफी ज्यादा चीजें क्लियर करी। मतलब ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन का मैच जरूर होगा हेल इन अ सेल के अंदर। अभी जो फ्यूड है वो कंटिन्यू है। और एक बार फिर से भाई रैंडी ऑर्टन फैंस दिल पर हाथ रख लो अपने, कि क्या पता फिर से रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाए। मतलब हर बार की जो हमारी उम्मीदें लगती है। लेकिन फिलहाल कुछ इस तरीके से शो की स्टार्टिंग होती है। और मेन इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैंस को पहले से ही हाइप कर दिया था। इसके बाद गाइस हमको क्लैश ऑफ चैंपियंस का रीमैच देखने को मिलता है आस्का वर्सेस जेलिना वेगा के बीच। मतलब जो मैच क्लैश ऑफ चैंपियंस में हुआ था उससे तो मैं इसको बेटर ही बोलूंगा, बट स्टिल यहाँ पर कुछ है नहीं ज्यादा बताने के लिए। एक बार फिर से सबमिशन मूव के सारे से आस्का इस मैच में जीत गई। जेलिना वेगा का मूव जो है वैसे ही लटक जाता है। इसके बाद गाइस हमको अंद्रादे देखने को मिलते हैं शो पर, और वो कहते हैं कि देखो जो था ना सब कुछ मैं ही था, जेलिना वेगा अब वो अलग हो गई है, मेरे बिना वो कुछ नहीं है। और गार्जा को देखो भाई वो तो इंजर्ड पड़ा है, तो मैं ही अकेला बंदा हूँ जो कि अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इतने में होता क्या है, ऐसे बंदे ने आकर उनको चैलेंज कर दिया जो कि अंद्रादे नहीं चाह रहे होंगे कि उनका वो अपोनेंट बने। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कीथ ली की। हमको अंद्रादे और कीथ ली का मैच देखने को मिलता है, और कुछ फ्रेश चीज हमको रॉ पर देखने को मिली। मतलब अंद्रादे कीथ ली, शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा ये मैच रॉ पर होने वाला है। तो काफी अच्छा मैच भी था, बट रिजल्ट काफी इसका प्रेडिक्टेबल सा था, क्योंकि हमको पता है कीथ ली काफी स्ट्रॉन्ग बुक किए जा रहे हैं। तो कीथ ली ने यहाँ पर अंद्रादे को हरा दिया अपने स्पिरिट बॉम्ब के साथ। और अभी कीथ ली की डायरेक्शन ना थोड़ी सी उतर गई है, उनकी गाड़ी जो अभी तक मतलब ट्रैक पर चल रही थी। भले ही उन्होंने ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन के बीच काफी कुछ किया, लेकिन उनको एक डायरेक्शन में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई डाले तो अच्छा रहेगा। अंद्रादे के साथ भी फ्यूड अच्छी हो सकती है, लेकिन उनको इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया कि सामने एक तगड़ा अपोनेंट लाना जरूरी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज का, और कब कीथ ली के साथ रॉ पर कुछ और अच्छी चीजें होती हैं। नेक्स्ट गाइस हमको द किंग्स कोर्ट का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर पूरी मिस्टीरियो फैमिली को इनवाइट किया जाता है। और मुद्दा यहां पर यही होता है कि क्या डोमिनिक और अलेया जो है मिस्टीरियो के बच्चे हैं या फिर क्या सीन है। जेरी लॉर्ड को भी यहां पर बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो यहां पर पूरी मिस्टीरियो फैमिली आती है, सारी चीजें एड्रेस होती हैं कि कैसे मिस्टीरियो बताते हैं मैंने अपने इन दोनों बच्चों को पाला है, ऐसे सवाल मेरे को उठाए जा रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। डोमिनिक भी परेशान होते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ये मेरा ही बाप है, और अगर सेथ रॉलिंस मेरे को फिर से दिख गया ना तो भाई मैं तो उसकी मार मार के धज्जियां उड़ा दूंगा। इसके बाद हमको यहाँ पर अलिया भी मतलब कुछ बोलती हुई दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि मेरे जो मॉम डैड है वो मेरे को अभी भी वो बच्चों वाली नजर से देखते हैं, लेकिन मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन होता है यहाँ पर ये है कि हमको सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं टाइटनट्रॉन स्किन के ऊपर। वो कहते हैं कि नहीं मुझे पता है, मेरे को देख के तुम में से कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली में एक मेंबर है जो कि ऑनेस्ट नहीं है। और वो यहाँ पर टारगेट करते हैं अलिया को। और गाइस उन्होंने एक पूरा चैट दिखा दिया मर्फी और सेथ रॉलिंस का, क्योंकि इससे पहले हमको एक सेगमेंट देखने को मिलता है बैक से, जहाँ पर सेथ रॉलिंस ने मर्फी का जो फोन है वो ले लिया होता है। और उस चैट के अंदर हमको ये देखने को मिलता
मिलता है कि अलिया और मर्फी आपस में बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसी भी कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा ही गुपचुप बातें, कुछ सीक्रेट ही बाहर आ गया हो, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि अलिया जो है बहुत ही मस्त तरीके से मर्फी के साथ बात कर रही है। उनको उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश भी किया था, तो अलिया का यहाँ पर एक तरीके से भांडा फूट गया। मतलब एग्जैक्टली भांडा तो नहीं फूटा, लेकिन ये चैट बाहर आ जाती है। अलिया इस पर जो है थोड़ी सी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो कहती है कि जो मर्फी है वो सेथ रॉलिंस के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहकर अलिया चली जाती है। बैक स्टेज सारे बंदे जो उन्हीं के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हमको बैक स्टेज देखने को मिलता है कि मर्फी को तो सेथ रॉलिंस की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इस बार वो चढ़ गए सेथ रॉलिंस के ऊपर, उनका सूट पकड़ लिया, कह रहे भाई तेरे को चाहिए क्या, तू क्या करना चाहता है। इतने में यहाँ पर डोमिनिक आ गए, और भाई किसी की मतलब सिस्टर के साथ ऐसा कुछ होगा तो बंदे को, कुछ भाई को तो बुरा लगेगा ही। तो यहाँ पर डोमिनिक ने जो है बजाने भी लग गए मर्फी को, लेकिन उनको सेपरेट किया जाता है और शो के लिए इनका मैच भी ऑफिशियल हो जाता है। तो भाई इंटरेस्टिंग कहानी बहुत चल रही है यहाँ पर। रे मिस्टर सोच रहे होंगे कि नहीं मैं तो अपनी डॉटर को भी छोटा ही समझता था, लेकिन ये तो मतलब कुछ अलग ही सीन चल रहा है आगे। और लेकिन इसके बाद तो और भी ज्यादा अलिया ने कुछ कर दिया, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमको विमेंस डिवीजन से एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। विमेंस डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक नई टीम इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मैंडी रोज के साथ डेना ब्रुक को पेयर कर दिया गया, और उनका जो मैच था वो था अगेंस्ट लाना एंड नटालिया। और क्योंकि मैंडी रोज को जो है थोड़ा सा उनका जो स्टॉक है वो हाई है, स्टार पावर थोड़ी सी ज्यादा, तो ऑब्वियसली इस मैच में उनको जीतना था। अब उनको इस तरीके से ऑफर ला रहे हैं कि उनको विमेंस टैग टीम डिवीजन के अंदर डाला जा रहा है। वेल जरूरत है यहाँ पर टैग टीम बनाने की, लेकिन ये भी मेरे को रैंडम ही टीम लग रही है। लेकिन अभी इतना मैं को जल्दी यहाँ पर कहना नहीं चाहूंगा, देखते हैं आगे क्या पता कुछ सक्सेसफुल WWE के साथ चीजें कर दे। लेकिन गाइस इसके बाद हमको शो पर देखने को मिलता है एक बार फिर से वही मैच जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, केविन ओवेंस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक के बीच। बट सही बताऊं, मैं केविन ओवेंस और एलिस्टर ब्लैक के मैचेस अगर रिपीट भी हो जाए तो यहाँ पर ज्यादा कंप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप इस मैच को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रॉ के ऊपर कुछ है कि ऐसे मैचेस होते हैं जिसकी रेसलिंग हमको देखने में मजा आता है, और यहाँ पर इन दोनों ने ऐसा ही डिलीवर करके दिया। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यही उठता है कि अब जीतेगा कौन मैच को, क्योंकि हमने देखा है कई बार एलिस्टर ब्लैक को ओवरहैंड मिलता है, कई बार केविन ओवेंस को मिलता है। लेकिन इस बार मैच की जो एंडिंग थी वो थोड़ी अजीब सी हो गई, जहां पर एलिस्टर ब्लैक ने जो है गुस्से में वो काफी ज्यादा था, एक्सीडेंटली ऐसा लगा कि उन्होंने रेफरी के ऊपर अटैक कर दिया, और डिस्क्वालिफिकेशन से यहाँ पर केविन ओवेंस जीत गए। और एलिस्टर ब्लैक उसके बाद रेफरी के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, बट इतने में यहाँ पर केविन ओवेंस ने उनको स्टनर लगा दिया। तो इनकी फ्यूड भी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। अभी किस लेवल तक WWE इसको लेकर जाएगी वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ कुछ अच्छा करें, ताकि मतलब रॉ के ऊपर भी चीजें हमको देखने में मजा आए। इसके बाद गाइस हमको R-Truth का 24/7 चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जहां पर उनके अपोनेंट होते हैं अकीरा टोजावा, इसके अलावा ड्रू गुलाक। हमने देखा था क्लैश ऑफ चैंपियंस के अंदर भी काफी भसड़ मची थी, और आज रॉ पर भी हमको बैक से कई बार टाइटल चेंज होते हुए दिखाए थे, लेकिन एंड में जो है R-Truth के पास ही चैंपियनशिप आती है। और यहाँ पर R-Truth ने चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया, जहां पर दोनों सुपरस्टार्स को एक दूसरे के ऊपर पटक के उन्होंने मारा, और पिनफॉल के सहारे से वो यहाँ पर जीत गए। तो R-Truth पता नहीं कितनी बार चैंपियन बन गए, आप में से किसी को बताया तो कमेंट करके मुझे बताओ। लेकिन गाइस इसके बाद हमको देखने को मिलता है डोमिनिक वर्सेस मर्फी का मैच, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, क्योंकि आपको पता है तो डोमिनिक की रेसलिंग अच्छी है, मर्फी भी कमाल के रेसलर हैं, तो यहाँ पर मैं अच्छी रेसलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि उस पेस तक जब मैच जाता उससे पहले ही कुछ कांड हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिंग साइड पर देखने को मिलती है फिर से अलिया, और अलिया वहां पर तब आती है जब डोमिनिक ने कैंडो स्टिक निकाल दिया। आपको क्योंकि पता ही है ना ये कैंडो स्टिक का तो क्या नाता है इस पूरी फ्यूड के अंदर, तो हमको ये सीन देखने को मिलता है कि अलिया कह रही है रुक जाओ, ये ऐसा बंदा नहीं है, ये बेकार नहीं है। तो डोमिनिक कह रहे भाई तुम क्या कर रही हो, ये मतलब ये हमारे, तुमको पता नहीं इसने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। लेकिन अलिया तो यहाँ पर मर्फी के लिए सॉफ्ट साइड रखती है, और वो नहीं चाहती कि जो डोमिनिक है वो कैंडो स्टिक से मारे। बट इतने में होता क्या है, मर्फी ने इसका फायदा उठा लिया, पीछे से उन्होंने रोल अप कर दिया और डोमिनिक को इस मैच के अंदर उन्होंने हरा दिया। जिसके बाद डोमिनिक तो और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, उन्होंने एक आध शॉट तो लगा दिए कैंडो स्टिक से मर्फी के ऊपर, लेकिन वो सीधे जाते हैं अपनी सिस्टर के पास और कहते हैं तुमको दिक्कत क्या है, मतलब क्या चाहिए तुमको। इतने में यहाँ पर डोमिनिक ने एक ऐसी बात बोल दी जो कि अलिया को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पापा सही कह रहे थे कि तू नादान है, तू बच्ची है, तुझे भी कुछ पता नहीं है। और जैसे ही ये कहा डोमिनिक ने, मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आ गई, क्योंकि अलिया ने मार दिया अपने भाई को एक सीधा चपत, और चपत मार के वहां से चली जाती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक मोमेंट था। मतलब अलिया तो भाई अब मतलब जिसको आज तक सबने छोटा सोचा वो तो भाई कुछ अलग ही करने जा रही है अब यहाँ पर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाइन चल रही है, और मेरे को पता है यहाँ पर फैंस भी काफी ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे, क्योंकि ये मतलब समझ जाओ यार आप लोग, क्योंकि अब सीन ऐसा बनेगा मर्फी के साथ अलिया यहाँ पर टर्न हो गई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल था, और डेफिनेटली अब आगे काफी मजा आने वाला है इस मिस्टीरियो फैमिली वाली स्टोरी लाइन के अंदर। इसके बाद गाइस हमको हर्ट बिजनेस देखने को मिलती है, जहां पर एमवीपी कहते हैं कि अपोलो क्रूज से कुछ नहीं होने वाला, वो चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले। जिसके बाद रिकोशे, मुस्तफा अली और अपोलो क्रूज यहाँ पर आते हैं और ये ब्रॉल करने लग जाते हैं। रेट्रिब्यूशन की भी यहाँ पर झलक होती है, हालांकि रेट्रिब्यूशन आती नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 6 मैन टैग टीम मैच हो जाता है इन्हीं के बीच, और मैं सरप्राइज हुआ मैच का रिजल्ट देख के, क्योंकि मुस्तफा अली ने अपना 450 स्प्लैश लगाया है
MVP के ऊपर। और इस तरीके से यहाँ पर मुस्तफ़ा अली, हमारे रिकोशे और एक बंदा कौन है, अपोलो क्रूज, ये तीनों सुपरस्टार जो है इस मैच में जीत चुके हैं। तो हर्ट बिजनेस को एक तरफ पुश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके साथ भी WWE क्या कुछ करेगी वो इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा देखने के लिए। लेकिन गाइस बात करें शो के मेन इवेंट की, जहां पर ड्रू मैकिंटायर के लिए कोई नया चैलेंजर आना था जिसको अभी तक मौका नहीं मिला है चैंपियनशिप के लिए। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ भाई आओ, जिसको भी मौका है मैं मतलब तुमको मौका दे रहा हूँ। जिगलर का यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है और ड्रू मैकिंटायर का मूड उदास कि भाई ये तो मतलब क्या है, तो इसको तो मैं पहली बार आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जिगलर नहीं आए थे, बल्कि वो स्टेज की तरफ पॉइंट करते हैं। और गाइस यहाँ पर रिटर्न होता है रॉबर्ट रूड का। वैसे मैं आपको बता दूं, रूमर्स आ गए थे कि 1-2 हफ्ते में रॉबर्ट रूड वापस आ सकते हैं और वो हमको रॉ पर देखने को भी मिल गए। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच था WWE चैंपियनशिप के लिए। और मेरे को ये चीज काफी अच्छी लगी कि रॉबर्ट रूड वापस आए और उनको काफी अच्छा मैच दिया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लुल की तरह दिखा दिया है। इवन मेरे को तो ऐसा भी लगा था कि क्या रॉबर्ट रूड जीतने तो नहीं वाले, क्योंकि कोई बंदा जब रिटर्न करता है तो कहा नहीं जा सकता कि वो क्या करेगा। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो हमारे रॉबर्ट रूड है उन्होंने फिनिशर भी लगा दिया था। और तब मुझे लगा कि क्या पता यहाँ पर किकआउट ना करे ड्रू मैकिंटायर, थोड़ा सा ही लगा था, वैसे ज्यादा नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हारने नहीं वाले जब रैंडी ओर्टन जैसा बंदा नहीं हरा पा रहा। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। हालांकि चुल बहुत ज्यादा करी थी रिंग साइड पर जिगलर ने, बट उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन गाइस हमको क्या सीन देखने को मिलता है, वो जो रैंडी ओर्टन को दिखाया था ना कि वो बिल्डिंग से लीव कर गए, उसके पीछे सेंस था, क्योंकि रैंडी ओर्टन किसी और ही बंदे का भेष बनाकर आए हैं। उन्होंने अपनी आंख पर वो नाइट विजन पहना, वो उसी रूम में गए जहां पर वो सारे लेजेंड्स बैठे हुए थे, बिग शो, शॉन माइकल्स, क्रिश्चियन और रिक फ्लेयर। उन्होंने एक चेयर ली, रूम बंद किया और उसके बाद पटापट चटापट की बहुत सारी आवाजें आती हैं। और जब लाइट खुलती है तो हमको देखने को मिलता है कि सारे लेजेंड्स जो है इधर उधर पड़े हुए हैं, उनको तगड़ी मार लगा दी रैंडी ओर्टन ने, सारी टेबल वगैरह बिखरी हुई हैं। और भाई इस तरीके से एक बहुत ही खतरनाक कांड को अंजाम दे दिया रैंडी ओर्टन ने रॉ पर। तो भाई मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि रैंडी ओर्टन पेपर व्यूज के अंदर हार रहे हैं, लेकिन WWE स्टिल उनको ऐसा ही बुक कर देती है ना कि लगता है कि नहीं भाई ये बंदा अभी भी कुछ करेगा। और एक बार फिर से जो फैंस की उम्मीदें वो जग जाती हैं। तो रैंडी ओर्टन ने क्लियर बता दिया कि तुमने मेरे साथ ये किया ना, मैं तुमको अकेला ही एक बार में निपटा दूंगा। और आज उन्होंने रॉ पर ही करके दिखाया। मेरे को बहुत ही मस्त लगा है मेन इवेंट के बाद जो हमको चीज देखने को मिली। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी ये चीज रैंडी ओर्टन की तरफ से। ओवरऑल आपको रॉ कैसी लगी, 5 स्टार में से शो को आप कितने स्टार्स दोगे? मेरे ख्याल से एवरेज थी, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो कि मतलब नेगेटिव हैं, बट खैर हम अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।